हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सो वेलकम टू पढ़ ले 11th एंड आप सभी बच्चे बहुत जोश में होंगे अपनी 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करने के लिए। सो यहाँ पे बच्चे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो जूनियर क्लासेस में ही आपने लाइफ प्रोसेसेस में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, लेकिन इतना आसान नहीं होता। वो 4 स्टेप जो आपने पढ़े थे उतने ही नहीं होते। देयर इज मच लॉट अबाउट फोटोसिंथेसिस और यहाँ पे इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो आपकी कमिंग चैप्टर्स में भी यूज होने वाली है। सो प्लीज यहाँ पे क्लासेस को ध्यान से सुनना और अच्छे से पढ़ना। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उन्हें मैं यहाँ पे बता दूं, I am Bache Shivangi Sharma, your biology teacher. I have completed my BSc Honours, my Masters and my NET और मैंने आप जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। और मेरी ये जर्नी लगातार चलती रहेगी जब तक आप जैसे कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे करके नहीं बताते। वन मोर थिंग, मेरा ऑब्जेक्टिव केवल मार्क्स के लिए नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है बच्चों के जहन तक कॉन्सेप्ट को घुसाना, क्योंकि आपको हर क्यों और क्या का आंसर आना चाहिए भाई। यही मैंने सीखा है और यही आपको सिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे इस चैप्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कोट मैंने लिख रखी है। अगर आप देखेंगे बेटा, इट वॉज गिवन बाय कार्ल। साइंस इज अ स्पेक्ट्रम एनालिसिस एंड आर्ट इज अ फोटोसिंथेसिस। देखिए कितनी सुंदर स्टेटमेंट है कि स्पेक्ट्रम की जो एनालिसिस करते हैं दैट इज अबाउट साइंस, और जो फोटोसिंथेसिस है एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में बेटा वो प्रोसेस हो रहा है, इट इज एन आर्ट। इट इज एन आर्ट बाय द नेचर, बाय द प्लांट्स जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये कैसे होता है अब हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर को बहुत सारे टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले बेटा हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए एंड फाइनली उसके बाद क्या उतर करके आती है फोटोसिंथेसिस पे कंक्लूजन, इस पे डिस्कस करेंगे। देन विल टॉक अबाउट लोकेशन, कहाँ पे है एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और वो कौन कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व है। तो सिर्फ एक क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल भी बहुत सारे होते हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। सो वील टॉक अबाउट इट। देन बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट रिएक्शन की। आप छोटी क्लास में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सुनते हो, लेकिन इस लाइट रिएक्शन में बहुत कुछ छुपा हुआ है और डार्क रिएक्शन में बहुत डार्क राज छुपा हुआ है, उसे पढ़ेंगे। We'll study about C3, C4 pathway और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल भी मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसे हम कैम्प पाथवे कहते हैं। मैं C2 भी बेटा आपको करा सकती हूँ, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो कैम्प भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन 10th में और 12th के कुछ चैप्टर में उसका जिक्र है, इसीलिए मैं आपको कैम्प पाथवे भी कराऊंगी। नाउ आज हम इस क्लास में क्या करेंगे, सो वील डिवाइड दिस चैप्टर इनटू 3 लेक्चर्स। फर्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा। L1 में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पे बेसिक छुपा हुआ है। देन विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री, वो बहुत सारे साइंटिस्ट, और इस पे बेटा नीट से रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपके हो पाएंगे पूरे। हम पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट्स इन्वॉल्व एंड फाइनली विल रीच इनटू अ कंक्लूजन कि फोटो सिस्टम क्या होता है। अभी तक बच्चों को फोटो सिस्टम समझ में नहीं आता, लेकिन आज की क्लास में ये आपको पक्का से समझ में आएगा। सो शुरू करें, चलिए भाई। अब तक आप फोटोसिंथेसिस में क्या जानते हैं कि हमारे पास होते हैं खूबसूरत खूबसूरत प्लांट। वो धूप जैसे जादू है ना, धूप करता है और एनर्जी पाता है और फिर खाना बनाता है। अब वो पता नहीं क्या करता है, हमें तो नहीं पता, हमने तो कोई मिल गया हमें देखा। लेकिन बेटा यहाँ पे प्लांट्स उस धूप से, वी ऑल नो इन फिजिक्स, धूप में, सनलाइट में आपकी एनर्जी होती है और ये एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, फोटॉन्स की फॉर्म में होती है। यस और नो? सो देयर इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे हम फोटॉन्स कहते हैं। प्लांट यहाँ पे इस एनर्जी को यूज करके, उसके पास एक मिस्टर क्लोरोफिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हथियार, उससे वो खाना बनाता है। और वो खाना बनाने के लिए उसे और भी चीजें चाहिए, जैसे कि बेटा उसको चाहिए होता है वाटर एंड उसे चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
और फाइनली प्लांट यहाँ पे बनाता है क्या? खाना, विच इज दी ग्लूकोज, सुक्रोज कह दो, जिस फॉर्म में ये ट्रैवल करता है। ग्लूकोज बनता है, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर होता है। नाउ बेटा एक बाय प्रोडक्ट मिलता है हमें, विच इज ऑक्सीजन गैस। नाउ ये तो आप जानते हैं, लेकिन अगर कोई प्यारा प्यारा बच्चा इसको नहीं जानता तो आज यहीं से शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक्सट्रीम पे लेकर के जाएंगे। सो वील टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटोसिंथेसिस? तो जैसा मैंने कहा बेटा, यहाँ पे जो प्लांट्स है वो खाना बना रहे हैं। सो प्लांट्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म। यस और नो? एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिक फूड में की फॉर्म में बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्लूकोज। और ये वो कैसे बनाते हैं? जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों को यूज करके प्लांट खाना बना रहा है। अब इन दोनों प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द सोलर एनर्जी। तभी तो प्लांट को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। भाई हमारी धरती में एनर्जी तो सोलर एनर्जी की फॉर्म में आ रही है सबसे पहले, और प्रोड्यूसर्स जो कि सबसे पहले वो हैं जो कि उस सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर आगे फूड चेन में उसको पास करेगा। सो ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब भी तो करना है, तो प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल, जिससे वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? नंबर 1, जैसा मैंने कहा, प्लांट बेटा एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। सो द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। और ये कैसे हो पाती है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गई लाइट एनर्जी, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। आपने पढ़ा था इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना होता है, लेकिन उसके लिए प्लांट को कुछ और चीजें चाहिए होती है। प्लांट को चाहिए होता है पानी बेटा, और प्लांट क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ अब जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसका करेंगे क्या? और ये सोलर एनर्जी का वाटर से क्या रिलेशन है? तो यही तो लाइट एनर्जी है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है और वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करती है। क्या बोला मैंने? यहां पे नेक्स्ट होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो हाउ इट टेक्स प्लेस? बहुत सिंपल है। ये जो वाटर है, इस पे आई आपकी सनलाइट। ठीक है, लेट मी राइट इट, एंड देन इट ब्रेक्स इनटू, किस में ब्रेक होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूंगी तो ये बेटा ऑक्सीजन गैस है, सो दिस इज 2, सो आई विल राइट हियर 2। नाउ हाइड्रोजन क्या है? उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उसको प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे H+ आयंस और मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। दिस इज अ प्रोटॉन एंड दिस इज अ इलेक्ट्रॉन। अब कितने हैं भाई? 4 है प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गए H, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास 4 होंगे। तो ये यहाँ पे हो गया स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नाउ क्यों किया? क्या रीजन था इसके पीछे का? द रीजन बीइंग, ये जो हमें H+ आयंस मिले हैं ना, इसी H+ आयन की मदद से प्लांट केमिकल एनर्जी बनाता है। सो डू यू रिमेंबर जो आपका स्टेप था, जो आपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था, कि प्लांट क्या करते हैं? दे एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, देन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, सो दैट केमिकल एनर्जी वी नीड टू प्रोड्यूस। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल एनर्जी बोले तो बॉन्ड्स।
केमिकल बॉन्ड्स, जो भी केमिकल एनर्जी है वो बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर होती है। तो यहाँ पे मेरे पास दो केमिकल एनर्जी है, एक मेरे पास एटीपी है, एक मेरे पास NADPH है। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप मेरा हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ATP and NADPH. ATP and NADPH, this is the chemical energy. And मैंने क्या कहा, यही H प्लस आयन से ये बनता है। ATP सिंथेज, ऑक्सीजोम्स हम देखेंगे। अच्छा, ऑक्सीजोम्स आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था ना, F1, F0 पार्टिकल्स। अच्छा, इसी तरीके के क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं, उसको हम CF0, CF1 पार्टिकल्स कह देते हैं। तो वहां पे एक हाइड्रोजन आयंस का पंप चलता रहता है और वहां से बच्चे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो ये होती है विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयंस। इसीलिए यहाँ पे हमने H प्लस आयंस को पाया था। NADPH भी ऐसे ही मिलता है, तो नेचुरली प्रेजेंट है यहाँ पे NADP प्लस, और इसमें H प्लस आयंस की मदद से हम यहाँ पे NADPH2 बनाते हैं। DPH2 क्यों लिखा, कहीं कहीं पे आप इसको देखेंगे कि NADPH प्लस H प्लस लिखा होगा, एक ही बात है, या तो ऐसे लिख लो H प्लस या लिख लो NADPH2, बन गई केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी का क्या करें, इसी से तो खाना बनाना है। और खाना कैसे बनेगा, खाना बनाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज में मेरे को चाहिए कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये कहाँ से आएगा, चलिए हाइड्रोजन तो ये NADPH2 दे देगा, कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिया प्लांट ने। सो नाउ बच्चे द नेक्स्ट स्टेप इज reduction of carbon dioxide to carbohydrate। भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इसीलिए लेता है क्योंकि उसको कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर सके। तो CO2 जब रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, राइट। सो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है C6H12O6, और ये जो NADPH2 है ना, ये ही मदद करता है। सो अक्सर बच्चों को डाउट होता है कि क्या ये H बना रहा है, नो, ये H प्लस तो ये प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, फिर वो NADPH2 ये मुझे ग्लूकोज देगा। ऑलराइट, दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है, इनमें से कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे कहूं द फर्स्ट फोर, these आर लाइट डिपेंडेंट। सो इसको हम कहते हैं द लाइट रिएक्शन, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। बट द फोर्थ वन, यहां पे मुझे लाइट नहीं चाहिए, यहां पे मुझे लाइट चाहिए थी क्योंकि मेरे को ब्रेक करना था, तभी तो आगे वाली चीजें होंगी, बट यहाँ पे मुझे लाइट नहीं चाहिए, तो इसको हम कन्वेंशनली डार्क रिएक्शन कह देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में ही होता है, इसका मतलब ये है कि उसको लाइट तो नहीं चाहिए, जब मर्जी करा लो बाकी। सो ये वाला जो होता है, दिस इज द डार्क रिएक्शन, और आई कैन से लाइट independent reaction. All right, these are the basic steps. Please note this down. And now we are going to discuss the history. Now, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिक जाना, तो आपकी NCERT में अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में पहले पैराग्राफ में आपको वहां पे उन एक्सपेरिमेंट्स की बात की है जो आपने क्लास 10th में पढ़े थे। So we will also talk about those 3 experiment जो हम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ये 3 एक्सपेरिमेंट क्या हैं? हमने देखा there are certain conditions जो हमें जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, जैसे कि हमें क्लोरोफिल चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हमें चाहिए सनलाइट। So now we'll discuss about the 3 experiments जो बताएगा
कि ये तीनों चीजों के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. सो वील गो क्विकली अबाउट दिस. सो दैट इज एक्चुअली व्हाट वी नो, इसलिए हम जल्दी करेंगे. चलिए भाई, तो यहां पे पहली चीज क्या बोल रहा है कि क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट, कि भाई क्लोरोफिल नेसेसरी है फॉर दी फोटोसिंथेसिस. देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है. अब हमने क्या करना है, एक हमने प्लांट लिया, उसमें हमने वेरीगेटेड लीव्स ली. दीज आर वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स कैसे होते हैं? जिसका कलर पूरा तरीके से नहीं होता. आपने देखा होता है ना, कुछ कुछ प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो आधे सफेद और आधे हरे होते हैं, कुछ छिटे छिटे से होते हैं, उसमें पूरी तरीके से हरे नहीं होते. एंड वी नो दैट क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट. तो जहां पे हरा हरा पार्ट है यानी कि वहां पे क्लोरोफिल है, जहां पे पीला पीला पार्ट है वहां पे भी कुछ कुछ प्रेजेंट है पिगमेंट्स, लेकिन जो मेन पार्ट है ग्रीन ग्रीन, वहां पे आपका क्लोरोफिल मेन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट है. जो सफेद सफेद है या बहुत ही लाइट कलर है, डिस्कलराइज्ड है, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है. तो हमें ये प्रूव करना है कि जहां पे वो क्लोरोफिल है केवल वहीं पे फोटोसिंथेसिस हो रही है. और ये मुझे कैसे पता लगेगा? वहीं पे खाना बन रहा है. फोटोसिंथेसिस का मतलब खाना बनना. तो मैं चेक करूंगी क्या वहीं पे खाना बन रहा है, और खाने बनने का मतलब है स्टार्च को टेस्ट करना, और स्टार्च को टेस्ट करता है आयोडीन टेस्ट. आयोडीन के ड्रॉप्स अगर मैं डालूंगी, अगर वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा, इट विल गिव ब्लू ब्लैक कलर. दिस इज वी ऑलरेडी नो फ्रॉम जूनियर क्लासेस. नाउ हमने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया, उसको कुछ समय तक डार्क में रखा, अंधेरे में रखा. क्यों? क्योंकि देखिए एक जगह जहां खाना बना है, तो जहां पे खाना बना है फिर वहां से वो दूसरी जगह में भी ट्रैवल होता है, हर जगह में जाएगा. तो ऐसे तो मेरे को जो स्टार्च का टेस्ट है वो हर जगह मिल जाएगा. तो इसीलिए हम उसको पहले अंधेरे पे रखते हैं, ताकि जो भी खाना ऑलरेडी बना हुआ है वो पहले सारा यूज हो जाए. सो हमने क्या किया, प्लांट को डार्क में रखा सो दैट यूज हो जाए सारा का सारा फूड. देन उसके बाद अब हमने क्या किया, अब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया. सो ये जो डीकलराइज पार्ट है, यहां पे वी डोंट हैव क्लोरोफिल, और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है यहां पे वी हैव क्लोरोफिल. नाउ इसको हमने धूप में रखा, देखा कि खाना बना. फिर बच्चे हमने इसमें क्या किया, हमने इसको अल्कोहल और फिर उसके बाद वाटर में वॉश किया, बॉईल किया. क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या करेगा, वो डीकलराइज कर देगा. भाई मुझे आगे कलर रिएक्शन देखना है, तो मुझे कोई भी कलर अगर पहले से मौजूद होगा तो वो मेरे कलर रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्कोहल में वॉश करके उसको डीकलराइज किया. एक्चुअली क्या किया, हमने जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव किया. ठीक है. अब फिर हम अपना स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे ताकि हमें अच्छे से कलर रिएक्शन देखने को मिले. जब हमने स्टार्च में देखा, प्रेजेंस देखी, आयोडीन डाला, तो हमको देखने को मिला कि केवल इधर ही ब्लू ब्लैक कलर आया. और ये कौन सा रीजन है, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था. जहां पे क्लोरोफिल नहीं था वहां पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया. दैट मीन्स कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट वी हैव इज कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. सो यहाँ पे सनलाइट के लिए हम कर रहे हैं टेस्ट. सेम वही चीज करी, हमने पौधे को कुछ समय डार्क में रखा ताकि जो पुराना खाना बना है, इधर उधर मूव किया है, वो यूज हो जाए. फिर हमने उसको सनलाइट में रखा. अब सनलाइट में रखने के लिए हमने क्या किया, अगर आप देखेंगे जो मैं रेड वाले कलर से इसको हाईलाइट कर रही हूं, दिस पार्ट, यहां पे हमने एक टेप लगा दिया सच दैट यहां पे कोई सनलाइट नहीं पड़े, ये एक्सपोज्ड नहीं है. फिर अब इसमें खाना वाना बना होगा, जो भी हुआ होगा. उसके बाद हमने अगेन अल्कोहल में उसको डाला, हमने यहाँ पे क्लोरोफिल को रिमूव किया ताकि हम अच्छे से डार्क रिएक्शन देख पाए. वाटर में फिर रिंस किया. उसके बाद हमने स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया. सो व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि जहां पे आपका
सनलाइट नहीं पहुंचा था, वहां पे कोई फूड नहीं बना। नो फूड, जहां पे देयर वॉज नो सनलाइट, तो खाना नहीं बना यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। सो दैट मीन्स कि सनलाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए ये एक और स्टेप है। नाउ द थर्ड वी हैव इज वी नीड टू प्रूव कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था उसमें आपने बेलजार के अंदर ये वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, लेकिन 11th क्लास की एनसीईआरटी में इस तरीके का डिस्क्रिप्शन किया है सेटअप का। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया, सेम वही चीज, प्लांट को हमने कुछ समय पे डार्क में रखा ताकि खाना यूज हो जाए, फिर हमने सनलाइट में रखा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरीके का जार सेटअप किया, इसका जो हाफ पार्ट है उसको हमने KOH में एक्सपोज किया है। KOH की बच्चे खास बात क्या है, KOH क्या है, दिस इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी प्लांट यहाँ पे रेस्पिरेशन करेगा और रिलीज कर रहा है, और जो भी यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। सो इस पार्ट ऑफ लीफ में आपका बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या किया, इस वाले पार्ट पे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। देन हमने इसमें स्टार्च आयोडीन टेस्ट किया। सो हमने देखा खाना वहीं पे बना जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी वहां पे खाना भी नहीं बना, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। दैट मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, चलिए नाउ दीज आर सर्टेन रिएक्शन वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। आज की डेट में हमें पता है कि प्लांट को ये सारी चीजें चाहिए, इसके बाद ये होता है, ऐसा होता है, लेकिन शुरुआत में क्या सबको पता होगा? अगर मैं देखूं अर्ली टाइम्स में, जिस समय में स्टडी शुरू ही हो रही थी, नो वन न्यू अबाउट फोटोसिंथेसिस। उस टाइम पे वो कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए और धीरे धीरे हम फोटोसिंथेसिस को जानने लगे। सो नाउ बच्चों we'll start with some early experiments and in early experiments में हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुई। सो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन किए हैं। These belongs from your NCERT so that हम इन एक्सपेरिमेंट्स को जल्दी से कवर करें, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट नो वरीज, डिटेल में और अच्छे से अभी भी समझेंगे। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले परफॉर्म किया गया बाय जोसेफ प्रिस्ली। आपको ईयर अच्छे से याद होना चाहिए, इनका डेथ और बॉर्न वाला नहीं, तो इनका एक्सपेरिमेंट का ईयर अच्छे से याद होना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एज वेल। तो जोसेफ प्रिस्ली ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक बेल जार लिया, दिस इज दी बेल जार। यहाँ पे भाई ये बेचारा चूहा रखा हुआ है एंड यहाँ पे ये बर्निंग कैंडल है। ना हमें पता है यहाँ पे कुछ एयर प्रेजेंट होगी, हमें पता है कि जो माउस है उसको चाहिए होती है ऑक्सीजन, लेकिन इस समय ऑक्सीजन नहीं पता था क्या होता है। इस समय वी डिडंट नो अबाउट ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन। सो अब हमें तो पता है माउस को चाहिए ऑक्सीजन। सो हुआ क्या बच्चे, नाउ वी नो दिस थिंग, ही डिडंट नो दैट टाइम कि यहाँ पे आपकी मोमबत्ती जल रही है और कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, चूहा है, सांस ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो सारी ऑक्सीजन यूज हो गई होगी, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन यहाँ पे खत्म हुई तो कैंडल भी आपकी ऑफ हो गई और बेचारा माउस भी डेड हो गया, ऑफ हो गया। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, मैंने एक बेल जार में चूहा रखा है, जलती हुई कैंडल रखी है और मैंने इसको ढक दिया। ऐसा क्या हुआ होगा कि चूहा मेरा मर गया। इतना तो तब समझ में आया था
कि हमें जीने के लिए प्यूरिफाइड एयर चाहिए होती है, लेकिन ये एयर हमें शुद्ध हवा यहाँ पे वो मैली हो रही है, ये हवा यहाँ पे अशुद्ध हो रही है, तभी तो कैंडल बुझ रही है, तभी तो चूहा भी मर रहा है। देन यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा प्लांट रखा, उन्होंने एक छोटा सा प्लांट रखा, और हमने अभी पूरा फोटोसिंथेसिस देखा था कि जब आपका वाटर स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन गैस भी बनती है और वो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। सो वी नो दिस थिंग कि इस प्लांट से आ रही होगी ऑक्सीजन, तभी बच्चे यहाँ पे कैंडल भी जल पा रही है और माउस भी जिंदा है। सो उनको यहाँ पे अभी क्या समझ में आया, उनको ये चीज समझ में आई कि प्लांट से कुछ ऐसी चीज आ रही है जो प्यूरिफाई कर रही है एयर को। प्लांट कुछ तो ऐसा कर रहा है जो एयर को प्यूरिफाई कर रहा है। नाउ सो व्हाट ही नोटेड डाउन, इन्होंने देखा द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, और ये एयर जो है वो ग्रीन प्लांट्स भी ग्रो कर रहे हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बट एक्चुअली एक और चीज उन्होंने कंक्लूड की कि रोल ऑफ प्लांट्स इन प्यूरिफाइंग एयर, कि एयर को प्यूरिफाई करने में प्लांट का बहुत बड़ा योगदान है। ये चीज जानने के बाद इन्होंने ही बेटा तब 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया कि प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन क्या है, एक्चुअली प्यूरिफाई हो रही है आपकी। एयर इज प्यूरिफाइंग दैट वी नीड, दैट द माउस नीड, दैट द कैंडल नीड्स। एंड यहां पे उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट्स रिस्टोर करते हैं एयर को वो प्यूरिफाई कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। व्हाटएवर ब्रीदिंग एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव, जो कि यहां पे चूहा मैली कर रहा था। अगर मैं कहूं माउस भी और बर्निंग कैंडल, ये उसको इम्प्योर कर रही थी। इट इज द प्लांट विच इज प्यूरिफाइंग इट। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज येन इंगेन हाउस। अब इसको कैसे बोलते हो, वैसे ये जैन लग रहा है लेकिन ये येन से प्रोनाउंस होता है, येन इंगेन हाउस। इन्होंने बच्चे एक एक्सपेरिमेंट किया और यहां पे साबित उन्होंने किया कि सनलाइट इज नेसेसरी। नाउ ही डिड अ वेरी सेम सेटअप, उन्होंने उसी तरीके का सेटअप लिया जो कि जोसेफ ने लिया था। सो लाइक जोसेफ्स सेटअप, बस इन्होंने एक चीज करी, डार्क में रखा फिर लाइट में रखा। तो डार्क और लाइट में रख के देख रहे थे, तो वो यहां पे क्या पता कर पाते हैं कि जब ये मैंने प्लांट रखा हुआ है और ये कैंडल जलती है लाइट की प्रेजेंस में, तो ये तो पता लग गया था कि प्लांट कुछ रिलीज कर रहा है जिससे कैंडल जल रही है, जिससे चूहा भी जिंदा है, लेकिन लाइट में हो रहा है। जब हमने यहाँ पे इसको डार्क में रखा तो कैंडल यहाँ पे बुझ गई, कोई फायदा नहीं कर पाया। यानी प्लांट्स तभी ऐसा कुछ रिलीज कर रहे हैं व्हेन सनलाइट इज देयर। सो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स जो हैं दे रिलीज दैट ऑक्सीजन ओनली व्हेन सनलाइट, केवल जब सनलाइट प्रेजेंट थी। एक और चीज उन्होंने की, तो यहां पे उन्होंने फिर एक एक्वेटिक प्लांट में देखा, एंड दैट वाज द हाइड्रिला प्लांट। सो हाइड्रिला प्लांट के अंदर अगेन येन इंगेन हाउस ने यहां पे कुछ चीजें नोट डाउन करी। सो वो क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं, यहां से कुछ ऐसे बबल्स रिलीज हो रहे हैं, यहां से कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं, यानी कि गैस रिलीज हो रही होगी। सो व्हाट डिड ही नोटिस्ड यहां पे, कि यहां पे एक्चुअली जब
ब्राइट लाइट आती है, दैट इज द सनलाइट आती है, देन ओनली प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में से बबल्स आ रहे हैं। सो यहां पे पता चला कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। केवल सनलाइट की प्रेजेंस में ये हो रहा है और ग्रीन पार्ट से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ऑलराइट, चलिए यहां तक थोड़ा बहुत पता लगा और लाइन शुरू हो गई। वो कहते हैं ना, एक लाइन में लग जाता है तो उसके बाद लाइन लंबी हो जाती है, तो यही हुआ। बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, and each and every experiment is very very important because it is given in your NCERT. And then came Julius von Sachs. यहां पे इन्होंने क्या देखा? अब तक बात हो चुकी थी कि ग्रीन प्लांट्स में सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ रिलीज हो रही है ऑक्सीजन जो प्यूरिफाई करता है एयर को। नाउ व्हाट ही नोटेड डाउन कि इन्हीं ग्रीन प्लांट्स में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं, कुछ पिगमेंट प्रेजेंट है जो कहीं लीफ में ही प्रेजेंट है। क्या बोला? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लीफ में कुछ ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, एक्चुअली जो सनलाइट को यूज कर रहे होंगे। सो यहां पे उन्होंने स्टडी किया, देयर इज अ ग्रीन सब्सटेंस जिसे अभी हम क्लोरोफिल कहते हैं। पहले नहीं बोला गया था, बाद में क्लोरोफिल कहते हैं, और ये कुछ स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड है इन द लीफ, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ऑलराइट, जिसे आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। एंड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब उनको यहां पे समझ आया कि फिर इन्हीं ग्रीन लीव्स में इसी कुछ स्पेशल बॉडीज जिसके अंदर आपका स्पेशल पिगमेंट है, यहीं पे कुछ खाना बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो इन्होंने प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज देखा, which is usually stored as starch. So we all know green plants में we have plasters जिसका एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट के हमें पता है थाइलाकॉइड के अंदर, yes or no, we know this thing, कि यहां पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, दिस वॉज सीन बाय जूलियस वॉन सैक्स। चलिए यहां तक पहुंच गई स्टडी। अब और साइंटिस्ट आए, एंड देन केम T.W. एंजलमैन। T.W. एंजलमैन थोड़ा सा बहुत ही अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट कर बैठे, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से यहां पे इन्होंने किया। सो लुक हियर, ही टुक क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। सो क्लैडोफोरा क्या है बच्चे? इट इज एन एल्गी। यहां पे उन्होंने इसको प्लेस किया, लेट मी राइट, इट इज अ ग्रीन एल्गी, प्लेस किया विद सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। व्हाट ही डिड वाज, एक उन्होंने लिया प्रिज्म। ठीक है, हमें पता है कि प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट आती है तो वो 7 कलर्स में आती है। तो मान लीजिए यहां से व्हाइट लाइट आई होगी, तो यहां पे आपको 7 कलर्स मिले, विच इज योर विबग्योर। यस, वी नो दिस थिंग कि जब लाइट प्रिज्म से हिट करती है तो डिफ्रैक्ट होती है इनटू 7 कलर्स, विबग्योर। अब इस जगह पे जहां पे ये लाइट स्प्लिट हो रही थी, सो उन्होंने यहां पे रखे क्लैडोफोरा। सो यहां पे मैं ग्रीन कलर से बनाती हूं जो एल्गी है, इस तरीके से क्लैडोफोरा रखे, एंड यहां पे उन्होंने कुछ बैक्टीरिया के सस्पेंशन भी रखे। बैक्टीरिया कैसा था? एरोबिक बैक्टीरिया था। दैट मीन्स ऐसा बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन को यूज करेगा। ये पॉइंट क्लियर करिए। 3 पॉइंट यहां पे साबित हो रहे हैं। पहली चीज, यहां पे प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट आई तो 7 कलर्स आए। सेकेंड चीज, क्लैडोफोरा इज अ ग्रीन प्लांट, इट विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो अब तक क्या बात हो रही थी कि यहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में से। तीसरी चीज क्या है
एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं ऑक्सीजन को। सो उन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्ट पे एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा देखे गए। यहां पे जो आपका एरोबिक बैक्टीरिया है वो ज्यादा देखा गया ब्लू रेंज में और आर रेंज में। यानी कि क्या हुआ होगा, है तो सनलाइट का पार्ट। सो यहां पे इस क्लैडोफोरा ने जरूर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज की होगी। आया समझ में क्या बोला? नहीं आया? दोबारा सुनिए बेटा। यहां से लाइट आई, दिस इज द ब्लू रीजन एंड दिस इज द रेड रीजन। ये क्लैडोफोरा से ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ रही है। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में देखा कि यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया काफी ज्यादा है। दैट मीन्स उनको क्या पता लगा कि यहां पे ऑक्सीजन आ रही है। एरोबिक बैक्टीरिया को तो ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ये वाले प्लांट, और प्लांट से अगर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है सो फोटोसिंथेसिस होती है। दैट हमने देखा था कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो यहां पे अगर बैक्टीरिया ज्यादा है यानी यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी कि मैं कहूंगी कि जो फोटोसिंथेटिक रेट है, फोटोसिंथेटिक रेट है, इट इज हाई इन केस ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन। ऑल्सो ये फोटोसिंथेटिक रेट हमने कैसे पता लगाया? ऑक्सीजन के एवोल्यूशन से पता लगाया। ऑक्सीजन के एवोल्यूशन से पता लगाया। ऑलराइट, चलिए अब यहां पे तो वैसे डायग्राम में स्पाइरोगेरा सेल लिखा है। क्लैडोफोरा आपको याद करना है। सो क्लैडोफोरा की बेटा बात हुई थी तो इस चीज को यहां पे नहीं भूलेंगे। नाउ वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेक्ट्रा क्या होता है? यू नो, आप अलग अलग स्पेक्ट्रम में लाइट की वेवलेंथ वगैरह जो भी नाप रहे हो। अब यहां पे क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है और लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यहीं पे बता रही हूं। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी एट वेवलेंथ जहां पे लाइट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि एब्जॉर्ब हो रही है। और एक होता है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? जहां पे आपका एक्शन हो रहा है, यानी कि photosynthetic activity. So this experiment showed the first action spectrum of photosynthesis. Very, very important thing. क्या याद करना है? बाय T.W. एंजलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लैडोफोरा के साथ, प्रिज्म के साथ, एरोबिक बैक्टीरिया के साथ, और सबसे पहला फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी देखी गई ऑन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये रिजेंबल कर रहा था ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। यहां पे एक्चुअली जिस लाइट में एब्जॉर्प्शन हो रही थी वही बेटा आज जो हम क्लोरोफिल ए और बी को जानते हैं वो उसके जैसा है, यानी यहां पे आपकी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है मैक्सिमम तरीके से। ऑलराइट, चलिए, सो नाउ प्लीज नोट दिस डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ अब यहां पे इन्होंने इस बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला? जब ये यहां पे चीज हुई काफी सारे साइंटिस्ट अब रुक गए, और भी आए थे, बट अब यहां पे उन्होंने कोई चीज तो कंक्लूड करी। तो यहां पे उन्होंने क्या कंक्लूजन किया? देखिए भाई, बहुत सारी चीजें मुझे पता लगी। मुझे पता लगा ग्रीन पार्ट्स है, उनमें क्लोरोफिल होता है, कुछ ग्रीन पिगमेंट है, देन उनमें से कुछ ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, कुछ उसमें आपका ग्लूकोज बन रहा है। सो यहां पे व्हाट कंक्लूजन इट गिव आउट कि प्लांट यूज करते हैं लाइट एनर्जी, प्लांट यूज कर रहे हैं लाइट एनर्जी और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एग्जैक्टली नहीं पता था कि कहां से हो रहा है, बट ये चीज उन्होंने थोड़ी बहुत कंक्लूड करी। सो यहां पे बच्चे आपकी आई CO2 प्लस H2O, देन आपके पास लाइट, देन आपके पास मिला CH2O, देन दिस ऑक्सीजन। क्लियरली चीज नहीं पता लग रही थी कि कहां से ऑक्सीजन आ रहा है, कहां से ये हो रहा है, ये बाद में पता लगी, बट यहां पे एक कंक्लूजन दी एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी का फ्लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्लांट यूज कर रहा है, प्लांट को लाइट चाहिए, और ये कुछ जो है जो रिजेंबल कर रहा था ग्लूकोज को, और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक है, चलिए एंड नाउ उसके बाद अब यहां तक आधा काम होने के बाद कहते हैं ना, फिर बाकी का काम तो आधा रह जाता है और आसान हो जाता है। सो तब यहां पे आए कॉर्नेलियस वैन नील और उन्होंने काम किया पल्पर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। सो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कैसे होते हैं मैं आपको पहले बताऊं। ये बच्चे डीप जगह पाए जाते हैं और वहां पे उनको मान लीजिए ये केमिकल बॉन्ड से तोड़ करके एनर्जी पाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये सनलाइट की यूज नहीं कर रहे कि सनलाइट आएगी फिर वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करते। ये जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज व्हाट वी नो कि ये जो पल्पर बैक्टीरिया हैं ये यूज करते हैं H2S और इसकी मदद से फिर खाना बनाते हैं। यहां पे कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हो रहा, यहां पे सल्फर गैस इवॉल्व हो रही है, यहां पे सल्फर गैस इवॉल्व हो रही है। सो व्हाट ही अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन जो है वो किसी भी सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से आ रहा है। क्या बोला उन्होंने कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में तो हो रहा है। अब ये चीज उनको समझ नहीं आई कि लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट उन्होंने ये कहा कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर ही हो, H2S भी है और इसी में से H आता है और यही H यूज होता है, और जो चीज उसके अलावा प्रेजेंट है वो रिलीज होती है। जैसे कि पल्पर जो बैक्टीरियाज हैं वो H2S को यूज कर रहे हैं। सो यहां पे दिस इज ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड और मेरी सल्फर इवॉल्व हो रही है। सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड क्या है, H आएगा यहां से और ये H फिर रिड्यूस करेगा, बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो उन्होंने यहां पे कहा एक बार यहां लिखते हैं बच्चे कंक्लूजन में। सो व्हाट ही टोल्ड वाज, इन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग H2A। H2A यानी कि कुछ H2A क्या है, दिस इज समथिंग ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है। ये प्लांट यूज करता है, इसके साथ प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे बनता है 2A प्लस H2, एक मिनट, H2 नहीं CH2O, CH2O और वाटर। तो इनको ये समझ में आया कि ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर पर्पल में देखा जाए, पल्पर, अरे मेरे से बोला क्यों नहीं जा रहा, पर्पल बैक्टीरिया में देखा जाए, सो दिस इज H2S और यहां पे जो रिलीज हो रहा है दिस इज सल्फर। और यही चीज अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करते हैं, सो ग्रीन प्लांट्स के अंदर वाटर यूज होता है और अगर वाटर यूज होगा तो वो H आएगा फ्रॉम वाटर। पर्पल वाले में क्या आ रहा है, दैट H इज कमिंग आउट फ्रॉम H2S और वो H कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ग्रीन प्लांट्स में H इज कमिंग आउट फ्रॉम वाटर
एंड यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ठीक है। सो नाउ द फाइनल स्टेटमेंट इज, देखेंगे C6O2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus oxygen plus water. All right, इसको बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, और बदले में मुझे यहां पे ग्लूकोज मिल गया और यहां पे ऑक्सीजन मिला। ये गैस रिलीज हो गई जो एयर प्यूरिफाई करती है, एंड ये मेटाबॉलिक वाटर है। तो यहां पे इन्होंने ही, किसने, नील ने, दिस वॉज गिवन बाय नील, बट ये उनकी थ्योरी थी, ये उनकी थ्योरी थी। उन्होंने तो पर्पल में काम किया था, ये उनकी थ्योरी थी, उन्होंने फाइनल दे दिया, ठीक है। लेकिन इस चीज को प्रूफ किया कुछ और साइंटिस्ट ने, और वो आपके आए, इसको ब्लू से लिखते हैं, इट वॉज प्रूव्ड बाय रूबेन एंड कामेन इट ऑल। यहां पे उन्होंने प्रूफ किया, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने नॉन रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन आइसोटोप लिया, दैट इज O18। बस ये आपको याद करना है। सो नील ने ये स्टडी किया और उन्होंने एक थ्योरी धरी कि कुछ भी हो सकता है, वो आपका ऑक्सीडाइजेबल, उसी में से वो रिलीज हो रहा है और उसी में से H+ आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट से नहीं बताया, ग्रीन प्लांट्स वाला। देन केम रूबेन, कामेन, ईटॉल, मतलब कुछ और साइंटिस्ट, और इन लोगों ने नॉन रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज करके फाइनली इस चीज को प्रूफ किया। और उसके बाद कोई साइंटिस्ट नहीं आया, किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और ये स्टडी आगे कंटिन्यू होती रही एंड इन्वेंट ऑन। और इसीलिए आज जो हम पढ़ते हैं, दैट इज दिस थिंग। आज हम ये चीज पढ़ रहे हैं और ये चीज इस तरीके से सामने आई, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली ये कहां पे हो रही है। तो व्हाट जो है हमने पढ़ लिया, लेकिन अब उसको इलैबोरेटेड स्टेप्स पढ़ना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली कहां पे हो रही है। सो वी ऑल नो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है। सो लेट्स ड्रॉ द लीफ। लीफ में ही हम बोलते हैं प्रेजेंट होता है। सो लीफ में बच्चे ये लेट्स सपोज यहां पे मैंने बना दी एपिडर्मिस और एक स्टोमेटा भी बना दिया है, ठीक है। This is the upper epidermis and this is the lower epidermis. इसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज द क्यूटिकल। लीफ के सेल्स को हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स, ठीक है। लीफ के सेल्स को हम कहते हैं मीजोफिल सेल्स। सो विल ड्रॉ द हियर लीव्स के सेल्स। तो यहां पे इस तरीके के सेल्स होते हैं। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये यहां पे तो नहीं बना, लेकिन जब हम आगे फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, जब हम C3 C4 प्लांट्स करेंगे, क्रेन्स एनाटॉमी करेंगे, सो क्रेन्स एनाटॉमी कैसी होती है उसको समझने के लिए
ये बेसिक एनाटॉमी पता होनी चाहिए, इसीलिए ये आज की क्लास में हम बेसिक्स में निपटा देंगे। ये यहाँ पे होते हैं इस तरीके के कुछ सेल्स, लंबे लंबे, इनको बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा, ये लंबे होते हैं ताकि से अच्छे बिछ जाएं और अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब करें। यहां पे कुछ इस तरीके के प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े लूजली बाउंड, these are the spongy parenchyma and ये दोनों क्या होते हैं? These are the mesophyll cells, लीफ के पैरेन्काइमा। लेट्स सपोज ये रहा इनका वैक्यूल, बड़ा बड़ा, और यहां पे इनके पास है क्लोरोप्लास्ट। अब इधर भी वैक्यूल होगा, मैं सब में नहीं बना रही हूं, मैं सिर्फ कुछ में बना रही हूं, पैलिसेड में। सो दीज आर दी क्लोरोप्लास्ट। सो वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली जो इसकी लोकेशन होती है, इट इज इन द ग्रीन लीव्स एंड स्टेम्स। ग्रीन लीव और स्टेम में होती है, और यहां पे भी मैक्सिमम जो होती है वो मेसोफिल सेल्स में होती है। सो मैक्सिमम इन दी मेसोफिल सेल्स, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट होते हैं सबसे ज्यादा, और ये दो तरीके के मेरे मेसोफिल सेल्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट की बात करूं, सो ये क्लोरोप्लास्ट किस तरीके से होता है? सो नाउ लेट्स ड्रॉ हियर। सो क्लोरोप्लास्ट के तो अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स में तो नहीं, प्लांट्स में अलग अलग तरीके की शेप्स होती है, लेकिन एक जनरल शेप इस तरीके की होती है। सो दिस क्लोरोप्लास्ट ये एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है। ऑलराइट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, और ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है बच्चे, एंड ये यहाँ पे हो गया द पेरी क्लोरोप्लास्ट का स्पेस, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, ये तो भाई छोटी क्लास में भी हमने देखा था। अब जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, इसका बच्चे स्ट्रोमा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं अभी बताऊंगी। एंड बीच में यहाँ पे होते हैं थाइलाकॉइड्स। तो कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ इस तरीके से बच्चे, एंड यू नो व्हाट, ये इस तरीके से होते हैं, और इन्हीं से ऐसे एक्सटेंशन से यहाँ पे ऐसे ये लंबे लंबे निकल रहे हैं। सो लाइक दिस, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आज मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूं और वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से ये लाइक दिस। नाउ व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? सो लेट अस राइट। ये जो थाइलाकॉइड्स है, ये दीज, ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, और ये जो पूरा इसका ग्रुप बना हुआ है थाइलाकॉइड्स का, इसे हम एक साथ कहते हैं ग्रैनम। और ये ग्रैनम को जो बीच में ज्वाइन करी है, दैट इज अ स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रोमा लैमेले। बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पता है कि ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसके पास खुद का आरएनए, खुद का डीएनए, खुद की राइबोसोम, वो सब होता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं, दिस क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन दी थाइलाकॉइड। सो एक्चुअली लेट्स सपोज ये थाइलाकॉइड है, तो यहाँ पे इस तरीके के यूनिट्स में प्रेजेंट होता है, इन्हें हम क्वांटासोम्स कहते हैं।
बट क्वांटासोम्स कहीं नहीं पूछा जाएगा, सो मैं नहीं लिख रही हूं, बट सिंपल सी चीज, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के वहां पे यूनिट्स हैं, सो यहीं पे आपके प्रेजेंट हैं द पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स, यहां पे आपके पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, अब यहीं पे तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, यहीं पे वाटर आना चाहिए, यहीं पे स्प्लिट होगा, यहीं पे एटीपी एनएडीपीएच मिलेगा। सो ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, इधर ही लाइट रिएक्शन होता है। एंड जो डार्क रिएक्शन था, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट में बन रहा था, दिस इज द डार्क रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द डार्क रिएक्शन। नाउ ये डार्क रिएक्शन यहां पे क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स की जो जरूरत पड़ती है, वो सारे एंजाइम्स यहां पे होते हैं। सो यहीं पे स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन, ये एक एक थाइलाकॉइड पूरा ग्रैनम, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से ये ऐसे आ रहा है लैमेला, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है दो मेम्ब्रेन्स के बीच वाली। अब इन मेम्ब्रेन से चीजें पास होंगी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, तो हम यहाँ पे इसको मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। क्या बोला मैंने? इन मेम्ब्रेन से हम देखेंगे कैसे चीजें पास होंगी, तो उसको हम मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। सो जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम फर्स्ट मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है, इसे हम सेकेंड मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और थाइलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन में एक्सचेंज होगा, हम देखेंगे कैसे इसके ल्यूमेन, अंदर वाला पार्ट इज द ल्यूमेन, कैसे स्ट्रोमा ल्यूमेन में एक्सचेंज होगा। सो थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन्स हैं, इसे हम द थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, बोथ द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शंस। चलिए अब यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट आर द पिगमेंट्स इन्वॉल्व, वो कौन से पिगमेंट्स हैं जो यहाँ पे फंक्शन करते हैं। सो बार बार क्लोरोफिल क्लोरोफिल बोल रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट द ओनली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ बहुत सारे और पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई। वी हैव कैरोटीनॉइड्स, किसी ऑर्गेनिज्म में फाइकोबिलिन्स होते हैं। सो लेट्स राइट, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। सबसे पहले द क्लोरोफिल, देन हमारे पास होते हैं कैरोटीनॉइड्स, और एक तरीके के होते हैं फाइकोबिलिन्स। अब ये फाइकोबिलिन इस चैप्टर में तो नहीं है, बट ये कहीं और से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे हम उसको कंबाइन कर देंगे एक ही चैप्टर में। सो देखिए बच्चे, क्लोरोफिल आर ऑफ मेनी टाइप्स। देयर इज द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। जो क्लोरोफिल ए और बी होता है, ये हायर प्लांट्स में होते हैं, और बाकी के जो तीनों हैं, ये लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। So these are present in lower plants and this is present in the higher plants. All right, चलिए then ये जो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, ये 2:1 में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो इसका ए और बी का रेशियो है, the ratio is 2:1. This chlorophyll A, याद रखिएगा, अभी काम आएगा। ये सबसे ज्यादा आपकी लाइट एब्जॉर्ब करता है। इट इज द चीफ एब्जॉर्बेंट, इट इज द चीफ पिगमेंट। सो दिस इज द चीफ पिगमेंट। ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। और अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं, सो ये सारे पिगमेंट्स का 1/4 अमाउंट में होता है। सो इट इज 1/4 ऑफ रेस्ट ऑल दी पिगमेंट्स। नाउ बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं,
तो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, जैसे बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ क्लोरोफिल तरीके के होते हैं, बट व्हाट दे बेसिकली आर, बैक्टीरिया में एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक जिसको हम बैक्टीरियोवर्डिन कहते हैं. सो लेट्स राइट, एक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड वन वी हैव इज बैक्टीरियोवर्डिन. ठीक है, चलिए अब अगर मैं यहाँ पे इसके कलर की बात करती हूं, सो क्लोरोफिल ए बच्चे ब्राइट ग्रीन कलर का होता है या ब्लू ग्रीन होता है, और अगर मैं क्लोरोफिल बी की बात करूं तो ये आपका येलो ग्रीन होता है. सो इसको हम यहां पे लिखते हैं, दिस इज ब्राइट ग्रीन एंड दिस इज येलो ग्रीन. दूसरे मेरे पिगमेंट्स होते हैं दी कैरोटेनॉइड्स. कैरोटेनॉइड्स के अंदर एक्चुअली इट इज अ फैमिली ऑफ पिगमेंट्स, और इसमें आपके दो पिगमेंट्स आते हैं, एक जिसको हम कहते हैं दी कैरोटिन और एक जिसको कहते हैं द ज़ेंथोफिल्स. सो वन इज दी कैरोटीन एंड वन इज दी ज़ेंथोफिल. ठीक है, चलिए नाउ इसका ये क्या है, ये कैसे कलर दिखाते हैं तो अभी बताती हूं. अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सो दिस इज योर कैरोटिन, दिस इज C40H56 हाइड्रोकार्बन का चेन है, तो यहाँ पे C40 और H56, यहाँ पे देयर इज नो ऑक्सीजन. और अगर मैं ज़ेंथोफिल्स की बात करूं तो ये आपका C40H56 और O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है, फाइकोबिलेंस के अंदर आपके जैसे ये कुछ कुछ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है. आपने प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा, जिसको हम आर फाइकोरिथ्रिन कहते हैं. सो इट इज प्रेजेंट इन रेड एल्गी. एग्जाम्पल फाइकोएरिथ्रिन, ये रेड कलर इंपार्ट करता है. अच्छा, कहीं कहीं पे आप देखते हो कि फाइकोबिलीन प्रोटीन्स, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें फाइकोबिलीन पिगमेंट है और उसमें प्रोटीन्स हैं. अब अगर मैं कलर की बात करूं कि देखिए सारे कलर्स मेरे विबग्योर में हैं, तो मैंने आपसे ये कहा था कि कोई एक पिगमेंट नहीं है, देयर आर एक्चुअली सो मेनी पिगमेंट्स विच आर इन्वॉल्व. और ये है क्या, व्हाइट लाइट को ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यस और नो. जो व्हाइट लाइट है वही तो एब्जॉर्ब हो रही है. सो व्हाइट लाइट में आपके 7 कलर्स हैं, दैट इज द विबग्योर. तो यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट कि आपके पास है विबग्योर. ठीक है, देखिए तो ये जो ब्लू ग्रीन लाइट है, ब्लू ग्रीन, द ब्राइट ग्रीन और द ब्लू ग्रीन, ये बच्चे क्लोरोफिल ए की है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं द ग्रीन येलो लाइट, द ग्रीन येलो, तो ये क्या होती है आपकी, दिस इज द क्लोरोफिल बी, वो ये वाला रीजन को एब्जॉर्ब करता है. अगर मैं येलो ऑरेंज की बात करूं, दिस येलो ऑरेंज, तो ये ज़ेंथोफिल एब्जॉर्ब करते हैं. और जो कैरोटीन है वो केवल आपका येलो एब्जॉर्ब करता है, तो ये कैरोटीन एब्जॉर्ब करता है. तो जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पिगमेंट शो करते हैं. और रेड कौन करता है, फाइकोबिलेटिन, जैसे कि आर फाइकोरिथ्रिन. सो ये सारे हुए मेरे कुछ पिगमेंट्स. सो देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पिगमेंट्स इन हायर प्लांट्स, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ रहे हैं, और उसके अंदर आपके पास दो चीजें पढ़नी है, एक क्लोरोफिल और एक कैरोटेनॉइड्स. ये दो चीजें हमें पढ़नी है, ये वाले पिगमेंट्स हमें पढ़ने हैं. सो देखेंगे ये अलग अलग तरीके से मदद करते हैं. ऑब्वियसली लाइट को तो सभी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम करता है, जो चीफ, जो सबसे ज्यादा भी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज द क्लोरोफिल ए.
it is the chief pigment and it is absorbing the maximum light. ठीक है, चलिए now look at this thing. ये एक पेपर क्रोमैटोग्राफी है. पेपर क्रोमैटोग्राफी, आई डोंट नो बच्चे आप लोगों ने स्कूल में किया है कि नहीं. हमारे टाइम पे ये होता था, आपके टाइम पे भी होता होगा कि हम सोल्यूशन को पेपर में किया, फिर कैपिलरी एक्शन से वो मूव करता है. अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्लोरोफिल बी यहाँ है, क्लोरोफिल ए, तो दिस इज ग्रीन येलो, दिस इज ब्लू ग्रीन इज क्लोरोफिल ए, देन येलो ऑरेंज येलो वाला ज़ैंथोफिल, एंड सबसे ऊपर आपका कैरोटीनॉइड है. ऑलराइट, नाउ अब एक चीज यहाँ पे पढ़नी है मुझे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने दो तरीके के पिगमेंट्स की बात करी. एक मैंने बोला जो है मेरा चीफ पिगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इस पे आपको क्वेश्चन में होमवर्क देने वाली हूं तो ध्यान से सुनिएगा. ये जो चीफ पिगमेंट होते हैं इसमें आपका क्लोरोफिल ए आता है. क्या आता है इसमें? क्लोरोफिल ए. ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है. फिर आपके आते हैं द एसेसरी पिगमेंट्स, द एसेसरी पिगमेंट्स, जिसमें आपके पास 3 पिगमेंट्स आते हैं, विच इज द क्लोरोफिल बी, द ज़ैंथोफिल एंड द कैरोटीन, जिनको साथ में कैरोटीनॉइड्स कहते हैं. सो देखिए, आपके थाइलाकॉइड्स में आपका फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, केवल एक पिगमेंट नहीं होता. और ये सारे पिगमेंट्स मिलकर के काम करते हैं, ये सारे पिगमेंट्स मिलकर के काम करते हैं. अब ये कैसे काम करते हैं देखिएगा. सो जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक कोई दत्ता भाव या कोई डॉन एंड डॉन या फिर कोई तेजा भाई या कुछ भी ऐसा, एक मेन उनका डॉन होता है और उनके बहुत सारे चिंटू मिंटू पिंकी शिंकी होते हैं. और वो चिंटू मिंटू क्या करते हैं, वो हफ्ता इकट्ठा करते हैं और वो हफ्ता इकट्ठा कर करके अपने बॉस को देते हैं, तेजा भाई को. सो यहाँ पे यही हिसाब किताब है. जो मेन है, जो तेजा भाई है अपना, वो हमारा क्लोरोफिल ए है, और बाकी जो चिंटू मिंटू सारे हैं ये हमारे कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी हैं. तो इसको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं. ये मदद करते हैं उसकी. ये कैसे मदद करते हैं? ये 2 तरीके से काम करते हैं और इसीलिए इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है. मतलब 2 तरीके के काम कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन की कैसा काम कर रहे हैं तो इसको वैसा नाम दे दिया. एक इसको बोला एंटीना पिगमेंट और एक इसको बोला द शील्ड पिगमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, आगे यूज होगा, देखिएगा. ये आपके क्या है? दीज आर दी एसेसरी पिगमेंट्स. तो ये कुछ बाकी काम करते हैं, तो ये एंटीना की तरह काम करते हैं. जैसे क्या बोला मैंने, चिंटू ने लिया हफ्ता, पिंटू ने लिया हफ्ता और जाकर के तेजा भाई को दिया. तो ये क्या करते हैं? एंटीना पिगमेंट. क्यों बोला इनको? क्योंकि ये वेवलेंथ को कलेक्ट करते हैं और उस एनर्जी को क्लोरोफिल ए को देते हैं. तो क्लोरोफिल ए अपना तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है, लेकिन और एनर्जी आ रही है उसके पास. वो कौन ला रहे हैं? बाकी के ये चिंटू मिंटू. चिंटू मेरा क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स मेरा मिंटू. सो यहां पे ये क्या करते हैं? दे ट्रैप वेवलेंथ एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए. शील्ड पिगमेंट इनको क्यों बोला? और ये बेसिकली कैरोटीनॉइड्स होते हैं, क्योंकि देखिए बच्चे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक्चुअली जैसे मान लीजिए कोई हार्मफुल बहुत ज्यादा सनलाइट आ रही है, ठीक है, आपको पता है सनलाइट में बहुत सारी रेंज आती है. आपके पास विजिबल रेंज है, उसके पहले का यूवी रेंज है. तो यूवी तो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में आ ही नहीं रहा, ओजोन लेयर उसको बचा रहा है. और विबग्योर के बाद, रेड रीजन के बाद आपका IR इंफ्रारेड रीजन आता है. और अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट तो बहुत हीट हो जाएगी अपनी अर्थ, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस यही करती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. सो व्हाट हैपेंड इज, विबग्योर रीजन के अंदर एक रेंज होती है जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है. अगर कोई ज्यादा वेवलेंथ की लाइट आ रही है
तो उससे पिगमेंट्स खराब हो सकते हैं। तो ये एक शील्ड की तरह काम करते हैं और क्लोरोफिल ए को बचाते भी हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे पिगमेंट्स को एक शील्ड की तरह, उनके ऑक्सीडेशन होने से बचाएंगे। सो दे विल प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड फोटो ऑक्सीडेशन, इससे ये चीजें बचाएंगे। ठीक है, सो यहां पे वी हैव कंक्लूडेड दैट वी हैव द पिगमेंट्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स और क्लोरोफिल बी काम करता है एसेसरी पिगमेंट की तरह, ये एंटीना की तरह काम करता है, ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को दे रहा है। और शील्ड पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड्स ये बचाते भी हैं, हीट से खराब नहीं होने देते। एंड नाउ अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एज वेल। क्लोरोफिल ए और बी का थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो देखेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द क्लोरोफिल ए। सो देखिए बच्चे, क्लोरोफिल ए या बी की अगर मैं बात करूं तो उसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। ऐसे पायरोल रिंग्स होती है, टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रा क्यों? क्योंकि 4 पायरोल रिंग है। इस वाली को थोड़ा सा दूर बनाते हैं। ठीक है, बीच में मैग्नीशियम होता है और ये नॉन आयनिक है। दिस इज नॉट एन आयन, कोई चार्ज नहीं है इस पे, सिंपल मैग्नीशियम है। और यहां पे ये अटैच होता है नाइट्रोजन के थ्रू। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट रिंग, दिस इज द सेकेंड रिंग, दिस इज द थर्ड रिंग, दिस इज द फोर्थ रिंग। अच्छा, इसको हम पोरफायरिन स्ट्रक्चर की तरह है, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, साइटोक्रोम होता है, ऐसा ही क्लोरोफिल भी होता है। बीच में मैग्नीशियम, 4 पायरोल रिंग होती है। अच्छा, इन कार्बन एटम को ऐसे नेम किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से यहां पे किया जाता है। और यहां पे एक टेल प्रेजेंट होती है। सो दिस इज दी, यहां पे लिखेंगे, एक मिनट, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। दिस इज द फाइटोल टेल, दिस इज द फाइटोल टेल। फाइटोल टेल बोले तो ये हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, सिंपल हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर लविंग नहीं है, वाटर से दूर भागती है। और ये क्या करती है, ये लिपिड सॉल्युबल होगा क्योंकि लिपिड इज हाइड्रोफोबिक। सो यहाँ पे क्या क्या लिख सकती हूँ, इट इज हाइड्रोफोबिक, लिपिड सॉल्युबल, हाइड्रोकार्बन चेन। सो बेसिकली इस टेल का क्या काम होता है, इस हेड को थाइलाकॉइड से पकड़ करके रखे। थाइलाकॉइड का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसमें से पकड़ करके रखे। सो ये क्या करती है, ये एंकर करती है हेड को टू द हाइड्रोफोबिक पार्ट। ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है, नाउ अगर मैं हेड की बात करूं, सो यहां पे पायरोल रिंग है और 4 है, इसीलिए इसको कहते हैं द टेट्रा पायरोल हेड, द टेट्रा पायरोल हेड। ठीक है, अब यहां पे आपकी 7th वाले में चेन अटैच होती है, टेल होती है। और ये टेल जनरली कैसे होगी, सो देखिए मैं यहां पे बना करके दिखा रही हूं। दिस इज दी 7th कार्बन,
तो यहाँ पे एक COOH ग्रुप होता है, ये मान लीजिए हाइड्रोकार्बन की आपकी चेन है, और यहाँ पे इसके पास एक OH ग्रुप होता है, ठीक है। सो ये जो टेल है ये इससे कैसे अटैच होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। सो ये पहले हमने देखा कि देयर इज अ हेड, फिर यहाँ पे टेल जुड़ी हुई है 7th वाले कार्बन से, इसको बाहर वाले से हम नेम करते हैं। अब कैसे जुड़ी है, तो टेल का जो OH बॉन्ड है और इस रिंग में यहाँ पे एक COOH होगा। सो यहाँ पे इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड बनेगा। सो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनेगा और ये इससे अटैच होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है एक पायरोल हेड का और एक फाइटोल टेल का, दिस इज अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बोथ क्लोरोफिल ए एज वेल एज क्लोरोफिल बी, लेकिन माइन्यूट से डिफरेंसेस है क्लोरोफिल ए और बी में। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्लोरोफिल ए। सो देखिए क्लोरोफिल ए को हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये अभी हमें आगे पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू स्टडी दिस अभी। रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अच्छा ये इतना तो आपको समझ आया कि जो भी आपके एसेसरी पिगमेंट होंगे और क्लोरोफिल ए द चीफ पिगमेंट ये साथ साथ प्रेजेंट है, तो वो सारे उसको लेकर के आ रहा है, ट्रैप कर रहा है और वो अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे रहा है। क्लोरोफिल ए के पास खुद अपनी एक एनर्जी है और फिर वो ही सबसे पहले रिएक्ट करता है। ऐसा समझो कि वो ही फिर एनर्जी को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट, दिस इज द प्राइमरी पिगमेंट। कुछ 893 मॉलिक्यूलर वेट है इसका, और बच्चे इसका जो C3 होता है यहां पे एक CH3 एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो थर्ड कार्बन पे इधर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पे कुछ इस तरीके का इसका अगर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, नहीं तो इट्स ओके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज CH3 लगा हुआ है, C55 बेटा। अगर जो हाइड्रोजन की बात करूंगी तो वो 72 होते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे इनके पास 5 ऑक्सीजन होते हैं, देन 4 नाइट्रोजन है और एक Mg है। थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, ठीक है, सारा आ नहीं रहा है। तो कार्बन CH3 है, फिर उसके बाद इनके पास कार्बन है 55, फिर हाइड्रोजन है 72, फिर ऑक्सीजन है 6, ठीक है। ऑक्सीजन 6 नहीं है, ऑक्सीजन 5 होंगे, ऑक्सीजन 5 है, ठीक है। फिर उनके पास नाइट्रोजन है, उनके पास 4, और फिर इस तरीके से Mg है। ये फॉर्मूला होता है किसका, क्लोरोफिल ए का। सो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर यहाँ पे एक CHO ग्रुप होगा तो ये क्लोरोफिल बी हो जाएगा। सो मिथाइल ग्रुप क्लोरोफिल ए, और अगर यहाँ पे एक CHO ग्रुप है तो वो क्लोरोफिल बी हो जाएगा। सो नाउ लेट्स राइट अबाउट द क्लोरोफिल बी। सो क्लोरोफिल बी बच्चे एसेसरी पिगमेंट में आता है, यस और नो, दिस इज द एसेसरी पिगमेंट। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज्यादा होता है, 903 के आसपास होता है। यहां पे मैंने क्या बोला, जो थर्ड कार्बन है उस पे एक CHO ग्रुप होगा। अब देखिए यहां से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो यहाँ पे CH3 की जगह CHO है, फिर C तो यहाँ पे भी आपके कितने हो गए 55, C को ऐड नहीं कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे है। H मेरे कितने हैं 72, एक मिनट, H मेरे कितने हो गए, अब H मेरे 72 होंगे कि कम होंगे, तो वहां पे H 72 था, CH3 था, क्लोरोफिल बी के पास CHO है, CH3 और CHO में एक O एक्स्ट्रा है और इसके पास 2 H कम है, तो ये 70 हो जाएगा।
और एक O एक्स्ट्रा है तो ये O6 हो जाएगा। N इसके पास भी 4 है और ये भी Mg है। दिस इज द क्लोरोफिल B। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इफ यू वांट टू लर्न यू कैन राइट इट डाउन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज नोट दिस डाउन। यहाँ पे टेट्रापाइरॉल हेड और यहाँ पे एक फाइटोल चेन, इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्लोरोफिल ए और बी का। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है द एक्शन स्पेक्ट्रम की। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से डायग्राम दे रखे हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो चीज हम देख चुके हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि जहां पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सो यहां पे एक चीज समझिए सबसे पहली कि विजिबल रेंज जो होती है दिस इज 390 to 700 नैनोमीटर, 760 नैनोमीटर, ये मेरी विजिबल रेंज हो गई। जो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विजिबल रेंज जो है 390 to 760 नैनोमीटर। पार इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इसको कहते हैं। सो यहां पे इस रेंज में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो इस रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ कि यहां पे उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कि वहां पे वो क्या कर रही थी, एक्चुअली ऑक्सीजन जहां पे इवॉल्व हो रहा था तो उसको हम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को वहां पे ट्रैक कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 700 के बाद जाऊंगी, अगर मैं 700 के बाद जाऊंगी तो वहां पे आपकी IR रेडिएशंस आ जाएंगी एंड ये लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता। अगर मैं इसके पहले जाऊंगी तो यूवी रेडिएशंस आ जाएंगी। सो ये जो मैक्सिमम रेंज होती है जहां पे काम करते हैं प्लांट्स, जहां पे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। ऑल राइट, देखिए इधर। सो दो चीज है मेरे पास, एक है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये मेरे पास एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलिए तो ये चीज मैं पहले ही लिखवा चुकी हूँ। एब्जॉर्प्शन यानी कि लाइट जो एब्जॉर्ब कर रही है। सो बेसिकली जो हमारे चार पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेनथोफिल्स और कैरोटीन, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को। और ये कहां पे एब्जॉर्ब करते हैं? 400 से लेकर के 760 नैनोमीटर तक, 700 नैनोमीटर, सॉरी 700 नैनोमीटर तक करते हैं। आप यहां पे देखिए, ये मेरा जो क्लोरोफिल ए है, ये मेरा जो क्लोरोफिल ए है, तो याद है मैंने आपको बताया था विबग्योर का ब्लू और ग्रीन रीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो ये इस तरीके से ये मेरा क्लोरोफिल ए हो गया। दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये दिखा रहा है कि कौन से पिगमेंट कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लोरोफिल बी, ये देखिए उसकी यहां पे ये वाली रेंज पे इसकी एब्जॉर्प्शन दिखती है। कैरोटीनॉइड्स की ये वाली रेंज पे दिखती है। ये हो गया मेरा लाइट कहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही है। सो ये हमने देखा इट इज 400 to 700 नैनोमीटर और इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब क्या है मेरा एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, अब वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है। सो दिस इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है और ये हम कैसे डिनोट करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज हुई है उतनी फोटोसिंथेसिस में कैलकुलेट करूंगी। सो क्या देखा गया बच्चों
कि इस जगह पे और इस जगह पे मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। हमने विबग्योर में देखा था ना कि विबग्योर ब्लू और रेड रीजन पे हो रहा है, और मैंने आपको लिखा भी था कि ब्लू और रेड रीजन पे हमने क्लैडोफोर का एक्सपेरिमेंट भी देखा था कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड पे, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ब्लू और रेड रीजन पे हो रही थी। सो यहाँ पे इस रीजन पे और इस रीजन पे मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही है। अब हमने क्या किया, इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को ओवरलैप किया, दोनों ग्राफ को ओवरलैप किया, तो हमने देखा, ये देखिए, ये मेरा क्लोरोफिल ए यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है इधर और इधर ही मेरी मैक्सिमम ब्लैक वाली फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है। सो ये कुछ नहीं है, ये बस इतनी सी बात है कि जहां पे अपना प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, ये प्रूव हो रहा है कि यानी कि ये इसलिए है क्योंकि उस वाली रेंज पे जो पिगमेंट्स हैं वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। तो जब पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे लाइट, तभी तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी आएगी। सो यहाँ पे यही चीज पता है। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, दिस पार, PAR आपको पता होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी में बेटा एमर्जन एंड आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन PS1 PS2 का जिक्र है और उसको समझने के लिए ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एनसीईआरटी में एक रेड डिप की बात की गई है, सो वो भी इसी एक्सपेरिमेंट से समझ में आती है। सो देयर वाज द पर्सन एमर्शन एंड आर्नोल्ड, इन्होंने बेटा क्या किया, सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करी। स्टेप बाय स्टेप इन्होंने क्लोरेला लिया और ये क्या है आपका यूनिसेलर एल्गी है, इसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को स्टडी किया, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को स्टडी किया। और कैसे स्टडी करेंगे कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, ऐसे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे क्या देखा गया, उन्होंने ये जानना था कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की वो कौन सी लाइट है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो इन्होंने डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज किया। इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज किया, मतलब अलग अलग वेवलेंथ, इंडिविजुअल वेवलेंथ को देखा यूज कर करके, अलग अलग वेवलेंथ को यूज कर करके देखा कि किसमें हो रहा है। ठीक है, अब ये चीज नहीं जानते थे, हम तो ये चीज जानते हैं कि 400 से 700 के बीच में होता है। अब इनको ये चीज कैसे पता लगी, सो यहाँ पे उन्होंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब देखा तो वो देखते हैं कि इस तरीके से उनका कर्व आता है, ये एक्टिविटी यानी कि रेट और ये वेवलेंथ। सो यहां पे कहीं पे 400, यहां पे 700, सो वो देखते हैं इस जगह पे ज्यादा है, फिर कहीं इस जगह पे ज्यादा है, फिर डिक्लाइन हो रही है, ऐसा उनको मिलता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, ये मेरा ब्लू रीजन होता है और ये रेड रीजन होता है, इसके बाद इंफ्रारेड आ जाती है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इनको मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी दिखी, मैक्सिमम एक्टिविटी या सिंपल मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उनको यहां पे दिखा। और जब मैं बात कर रही हूं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट का, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, और ये है 680 नैनोमीटर। अब देखिए 400 से शुरू हो रहा है और 700 तक जा रहा है, लेकिन 680 के बाद कम होती जा रही है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि ये मैं खिला हुआ हूं फूल और यहाँ पे आ रही है सूरज की रोशनी मुझ पे, और ये सूरज की रोशनी मान लो फिर लाइट ऐसी आ रही है कि उसने स्ट्रॉन्गर वेवलेंथ देना शुरू कर दी। तो जब तक ये दे रहा है, धीरे धीरे मेरी एक्टिविटी डाउन है। जैसे ही इसने बढ़ाई,
मेरी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, मैं खूब सारा खाना बना रही हूँ, मेरे पिगमेंट्स खूब सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनलाइट। एक समय पे जब 680 नैनोमीटर की लाइट वेवलेंथ आई, 680 नैनोमीटर पे मैंने मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखाया, और जैसे ही 680 से मैंने बढ़ाया वेवलेंथ को, तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई। अब यहाँ पे 3 चीजें उन्होंने देखी। नंबर 1, जब उन्होंने देखा कि 653 नैनोमीटर से तो शुरुआत से इंक्रीज हो रही थी एक्टिविटी, कितनी? 53 टाइम्स। जब शुरुआत से आ रहे थे कहीं पे 653 पे, तो 53 टाइम्स इंक्रीज हो रही थी आपकी फोटोसिंथेटिक रेट। फिर उन्होंने देखा जब बढ़ाते बढ़ाते इसको 680 नैनोमीटर किया, तब जा करके मैक्सिमम रेट देखने को मिला। और जब उन्होंने देखा कि ये 700 नैनोमीटर यानी 680 से बढ़ा दिया, अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई। 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो देखिए, मोनोक्रोमैटिक लाइट दे रहे थे 653 पे एकदम से इंक्रीज हुआ 53 टाइम फोटोसिंथेटिक रेट। 680 पे आके मैक्सिमम रेट देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद कभी नहीं बढ़ा। इसके बाद जैसे 700 तक पहुंचे, ये 10 टाइम्स रिड्यूस हो गई, और इस चीज को हम कहते हैं द रेड ड्रॉप। इस चीज को क्या कहते हैं? द रेड ड्रॉप। क्योंकि ये कौन सी रेंज है? रेड रीजन वाला रेंज है, तो यहां पे ड्रॉप हो गई एक्टिविटी। फिर इन्होंने एक और कमाल की चीज करी। जब इन्होंने इसको और इसको कंबाइन किया, जब वो देखते हैं 653 और आगे 700 नैनोमीटर को, जब ये कंबाइन वेवलेंथ दे रहे हैं, अब यहां पे बड़ी चौंकाने वाली बात मिली। 72 टाइम्स इंक्रीज हो गई एक्टिविटी, और इसे कहते हैं इमर्शन एनहांसमेंट। इमर्शन एनहांसमेंट। अभी आपको बहुत फिजिक्स लग रही होगी, अभी देखिए क्या कंक्लूजन निकालूंगी, सब समझ में आएगा। जब उन्होंने मिलाकर के वेवलेंथ दी, तो उन्होंने देखा कि भाई 72 टाइम इंक्रीज हो रही है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें पता लगी। अब एक बार सब चीजें भूल जाओ और जो मैं कह रही हूं उसको सुनो। मुझे क्या क्या पता लगा कि कुछ पिगमेंट हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट को 400 से 700 के बीच में एब्जॉर्ब करते हैं। 680 पे सबसे मैक्सिमम दिखाता है। अगर मैं दोनों को मिला रही हूं तो एक्टिविटी बढ़ रही है। प्लांट्स में 2 तरीके के सिस्टम है। जरूरी नहीं है कि प्लांट्स कम वेवलेंथ में ही खाना बनाएगा। अगर वेवलेंथ बढ़ गई, तो अगर मान लीजिए मैंने बोला कि ये वाला पिगमेंट इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो खाना तो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, खाना बनता है। इसका मतलब ये कि प्लांट के अंदर 2 तरीके की चीजें हो रही हैं। 2 तरीके का अरेंजमेंट है ऑफ पिगमेंट्स, उसे कहते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम इज नथिंग बट इट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। इट इज नथिंग बट, बहुत सिंपल भाषा में, इट इज दैट पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। दैट पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी कि यहां पे आपके पिगमेंट्स हैं,
जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ये पिगमेंट्स हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है, दिस इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ पिगमेंट, और ये कुछ इस तरीके से होते हैं। बीच में मेरे पास है क्लोरोफिल ए, और इसको हम कहते हैं द रिएक्शन सेंटर। ये इमर्शन एक्सपेरिमेंट के यहीं पे ये डिस्कवर हुआ। इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। यहां पे हमारे पास दूसरे पिगमेंट्स हैं, इसके आसपास देयर आर मोर पिगमेंट्स। ये है आपके एसेसरी पिगमेंट्स, यानी इधर है आपके कैरोटीनॉइड्स और इधर है आपका क्लोरोफिल बी। इनको हम LHC कहते हैं, विच इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सिस्टम में फोटो सिस्टम बच्चों को नहीं समझ आता। ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक पिगमेंट्स का गुच्छा है जो थाइलाकॉइड्स में लैमेला में पड़ा हुआ है। जहां जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन, वहां पे कुछ ऐसे ग्रुप में पड़े हैं। बीच में क्लोरोफिल ए, क्योंकि ये मेन है, इसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं। साइड में एसेसरी पिगमेंट्स हैं, इसको एसेसरी पिगमेंट्स कहा। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये वाली एनर्जी क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के आगे भेजता है। सनलाइट यहां पे पड़ रही है, समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं, इसको हमने कहा फोटोसिस्टम। ये पिगमेंट है। शुरू में एंटीने पिगमेंट्स कहा था क्योंकि वो लाइट को ट्रैप करेंगे और अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को देंगे। क्लोरोफिल ए से शुरुआत होगी लाइट रिएक्शन की, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सो दिस इज अ फोटोसिस्टम। ये सब जब इमर्शन स्टडी हो रही थी, जब इमर्शन आर्नोल्ड स्पेक्ट्रम स्टडी हो रहा था, तो यहां पे पता लगा कि दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं। दो तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं। एक होता है PS1 और एक होता है PS2। PS1 और 2 नाम इसलिए दिया क्योंकि ये पहले डिस्कवर हुआ, ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ और ये लेटर ऑन डिस्कवर हुआ उसके बाद। यहां पे मुझे सिस्टम पता लग रहा था वेवलेंथ का। वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है। सो क्या देखा गया कि जो PS1 है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम P700 भी कह देते हैं। फोटो सिस्टम 2 680 तक ही करता है, तो इसको हम P680 कह देते हैं। अब क्या है, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में बोथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी में दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। जब लाइट कम आ रही है, जब लाइट 400 से, अब देखिए सिंपल सा हिसाब है, जब लाइट 400 से मान लीजिए 680 तक आ रही है, उस टाइम पे आपका फोटो सिस्टम 2 भी काम कर रहा है और फोटो सिस्टम 1 भी काम कर रहा है। तो यहां पे आपका
फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि लाइट जो अब है वो 680 की अबव चली गई, तो हमने क्या लिखा, फोटो सिस्टम 2 680 को ही एब्जॉर्ब करता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो ये पिगमेंट्स खराब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अगर लाइट ज्यादा आ गई तो फोटो सिस्टम 2 डीएक्टिवेट हो जाएगा और फोटो सिस्टम 1 काम करने लग जाएगा। तो PS1 एक्टिव था, अभी भी रहेगा, लेकिन PS2 डीएक्टिवेट होगा। दिस इज फोटो सिस्टम। विद दिस यहां पे क्लास को फिनिश करते हैं। अगर हमने आगे किया तो आपका सर घूम जाएगा। आपको बेटा होमवर्क क्या करना है, आपको जो यहां से मैंने पार्ट पढ़ाया, क्योंकि यहां से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पहले का बहुत इजी था, यहां से आप समझ करके आएंगे। आपने पहले भी ये चैप्टर पढ़ा है, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एक डिफरेंस बना करके आइए, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। सो दिस इज योर होमवर्क। आपको जितना आपको समझ में आया और जितना आपने प्रीवियस पहले पढ़ा है उसके हिसाब से इनका डिफरेंस लिख करके आएंगे और ये क्लास को अच्छे से समझ के आएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई विल राइट मोर डिफरेंसेस एंड वील कंटिन्यू विद अहेड। ठीक है, चलिए, आई होप बच्चे आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन माय क्लास। आप बताइए कमेंट्स में कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं। अभी तो मेन चैप्टर आगे है, सो कोई सजेशंस, किसी तरीके की प्रॉब्लम, किसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही। क्लास को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। सो बाय बाय एंड थैंक यू।